हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, हमने आपके लिए है जो कि मॉडल पेपर तैयार किए हैं आरपीएससी ईओआरओ से रिलेटेड। पूरे है जो कि आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित कुल 30 मॉडल पेपर है जो कि होने वाले हैं। इसमें से है जो कि आपके 80 नंबर के पार्ट ए से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे और 40 नंबर के है जो कि पार्ट बी से संबंधित क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो पूरी क्लास को दोस्तों शिद्दत के साथ पढ़ना और अपना आंकलन भी करना। दोस्तों, हमने आपके लिए इस तरीके से मॉडल पेपर तैयार किया है दोस्तों, तो ताकि जो भी आपके टॉपिक छूट चुके हैं या है जो कि आपने अभी तक कवर नहीं किए हैं, आपके जो भी सिलेबस में टॉपिक है वो है जो कि आपके कवर हो जाए और साथ में है जो कि आपका आंकलन भी अच्छे तरीके से हो जाए। इसी तरीके से है जो कि हमने आपके लिए मॉडल पेपर तैयार किए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि अगर आप स्वयं हार नहीं मानते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। अगर आपको खुद पर भरोसा है दोस्तों कि मैं कर सकता हूँ, तो इस दुनिया की इतनी औकात नहीं है दोस्तों कि वो आपको कह सके तू नहीं कर सकता। हाँ दोस्तों, कई सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे दोस्तों, कई सारे लोग बोलेंगे दोस्तों कि तेरे बस की बात नहीं है, तू मत कर आरपीएससी यूआरओ की तैयारी, इसमें पोस्ट कम है दोस्तों। कई सारे आपको लोग बोलेंगे, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपको खुद पर भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ, तो इस मंजिल की इतनी औकात नहीं है दोस्तों कि आपके सामने घुटने ना टेक सके। ये मंजिल दोस्तों आपके सामने ज़रूर आएगी, लेकिन इसके लिए आपको दोस्तों 100% देना होगा, पूरी शिद्दत से मेहनत करनी होगी और अपना 110% है जो कि देना होगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि राजस्थान के भौतिक विभाग यानी पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली नदियों की दिशा किस ओर है? याद करो दोस्तों, पूर्व की ओर है। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश है? बनास बेसिन और छप्पन बेसिन की अगर हम बात करें तो पूर्वी मैदानी भाग के लघु प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के कारण दक्षिण से उत्तर तक तापमान में कितना अंतर होता है? याद है दोस्तों आपको, 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका कि राजस्थान में सर्वाधिक लवणीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लवणीय मिट्टी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर जिले की अगर हम बात करें तो इसमें है जो कि लवणीय मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? याद करो दोस्तों, प्रतापगढ़ है जो कि कांठल के मैदान का भाग है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कि स्थानांतरित बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है? धरियन के नाम से। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है आपका कि पश्चिमी रेगिस्तान में खारे पानी की झीलें किसके अवशेष है? याद करो दोस्तों, टेथिस सागर के अवशेष है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो याद करो दोस्तों, बहावलपुर है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि कमलनाथ नामक पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो आप कमेंट बॉक्स में भी छापकर बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। कमलनाथ नामक पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है, हाँ दोस्तों मैं मानता हूँ मुझे है जो कि ये मॉडल पेपर लाइव सेशन में निकालने चाहिए दोस्तों, लाइव आना चाहिए, लेकिन दोस्तों इतनी सुविधा ना होने के कारण है जो कि हमने आपके लिए रिकॉर्डेड मॉडल पेपर तैयार किए हैं। लेकिन दोस्तों ये आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो याद करो दोस्तों, पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ कहा जाता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और पवन की दिशा के समकोण पर बनने वालों को अनुप्रस्थ, लेकिन पवन की दिशा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहा जाता है। तो इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि ये दो ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो पूछ लेगा है कि आपको पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाला,
और एक पूछ लेगा आपको पवन की दिशा के समांतर बनने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि अरावली के किस भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। बताओ दोस्तों, अरावली की किस भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी भाग में, ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि राजस्थान में चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी कैसी है। चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी काली मिट्टी है, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि राजस्थान में किस मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है। देखिए, बात करें अगर हम राजस्थान की, तो राजस्थान की पश्चिमी क्षेत्र है, जो कि पश्चिमी क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो मिट्टी है जो कि रेतीली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। पश्चिमी क्षेत्र में है जो कि आपकी रेतीली मिट्टी सर्वाधिक है। तो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में मिट्टी आपसे पूछे, सर्वाधिक मिट्टी का क्षेत्र का सर्वाधिक भाग है जो कि आपका पश्चिमी भाग हो गया, यानी रेतीली मिट्टी है जो कि वहाँ पर सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला है कि जलोढ़ मृदा राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा की अगर हम बात करें तो राजस्थान की पूर्वी भाग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला है कि राजस्थान के किस जिले में कच्छारी मिट्टी नहीं पाई जाती है। देखिए, कच्छारी मिट्टी की अगर हम बात करें तो करौली में पाई जाती है, अलवर में पाई जाती है और धौलपुर में पाई जाती है, लेकिन बाड़मेर में कच्छारी मिट्टी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला है आपका कि किस मिट्टी में लौह तत्व अधिक मात्रा में मिलता है। तो लौह तत्व है जो कि लाल दोमट मिट्टी में अधिक मात्रा में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान में रेतीली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक, यानी राजस्थान में रेतीली मिट्टी का सर्वाधिक व सबसे कम विस्तार किन जिलों में मिलता है। रेतीली मिट्टी की अगर हम बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र में है जो कि सर्वाधिक है। तो पश्चिमी क्षेत्र का सबसे बड़ा जिला आ जाता है अपना जैसलमेर, तो इसमें है जो कि रेतीली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है। और सबसे कम पूछे तो धौलपुर छापना, यानी ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक मिट्टी है जो कि रेतीली मिट्टी जैसलमेर में और सबसे कम है जो कि धौलपुर में मिलती है। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान में गैर कृषि कार्यों के उपयोग में आने वाली भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है। तो गैर कृषि कार्यों की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्र है जो कि बीकानेर जिले में है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक वज्र तूफान किन जिलों में आते हैं। याद करो दोस्तों, झालावाड़ और जयपुर जिले में। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका कि राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है। याद करो दोस्तों, जैसलमेर जिले में। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि राजस्थान में सर्वाधिक अपेक्षित आर्द्रता कब रहती है। याद करो दोस्तों, कब रहती है। जुलाई और अगस्त के बीच में रहती है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका कि तापक्रम, वर्षा एवं आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। याद करो दोस्तों, कितने प्रदेशों में बांटा जा सकता है। तो 5 प्रदेशों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है। हाड़ौती क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती है। याद करो दोस्तों, गंगानगर जिले में। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका कि राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा का औसत न्यूनतम यानी 20 सेंटीमीटर या उससे भी कम रहता है। तो जैसलमेर जिला छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि प्राकृतिक वनस्पति की वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो कौन सा कारक इसमें हो सकता है। जैविक कारक हो सकता है, यानी जैविक कारक है जो कि प्राकृतिक वनस्पति को वितरण करने में सबसे प्रभावित कारक है। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका कि राजस्थान में मानसून सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करता है।
तो बताओ दोस्तों, किस जिले में सर्वाधिक प्रवेश सबसे पहले है जो कि सर्वप्रथम मानसून प्रवेश करता है? बांसवाड़ा जिले में। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपका कि अरावली क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत क्या है? जल्दी से बताइए दोस्तों, अरावली क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत क्या है? 80 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कि केवला देवी पक्षी अभयारण्य राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? केवला देवी की अगर हम बात करें तो राजस्थान के आर्द्र जलवायु प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि आकलवुड फॉसिल पार्क किस उद्यान का भाग है? तो ऑकलवुड फॉसिल पार्क है जो कि राष्ट्रीय मरु उद्यान का भाग है। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो उदयपुर जिला छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के उदयपुर जिले में है जो कि सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। चलिए अगला है दोस्तों आपका कि किस अभयारण्य में गणेश जी का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? याद करो दोस्तों, किस अभयारण्य में गणेश जी का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? तो रणथंभौर में। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। रणथंभौर है जो कि आपका सवाई माधोपुर में पड़ता है, इसे भी आपको छाप के रखना है। अगला है दोस्तों आपका कि अजान बांध किस अभयारण्य में स्थित है? अजान बांध की अगर हम बात करें तो है जो कि घना पक्षी अभयारण्य में है। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि केवला देवी घना पक्षी विहार को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब सम्मिलित किया गया? ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, तो बताओ दोस्तों जल्दी से, कब सम्मिलित किया गया विश्व धरोहर सूची में केवला देवी पक्षी विहार को? 1985 को। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सागवान के वनों का एकमात्र अभयारण्य कौन सा है? तो सागवान के वनों का एकमात्र अभयारण्य आपका सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ हो गया। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला है कि रेगिस्तान वन रोपण एवं भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए दोस्तों, रेगिस्तान वन रोपण एवं भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान वन एवं जैव विविधता परियोजना अप्रैल 2003 में किस देश की सहायता से आरंभ की गई? अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइए दोस्तों। राजस्थान वन एवं जैव विविधता परियोजना अप्रैल 2003 में किस देश की सहायता से आरंभ की गई? तो जापान की सहायता से। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य या उद्यान जो भारत के सुनहरे त्रिकोण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। वहीं आपका अगला है कि राम सागर वन विहार कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए दोस्तों। राम सागर वन विहार की अगर हम बात करें तो आपकी धौलपुर जिले में है। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपका कि परचा बावड़ी किस जगह स्थित है? याद करो दोस्तों, परचा बावड़ी की अगर हम बात करें तो रामदेवरा जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में स्थित है? नागौर जिले में है। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कुल 9 खारे पानी की झीलें हैं। नागौर की अगर हम बात करें तो डेगाना, डीडवाना, कुचामन ये है जो कि खारे पानी की नागौर में झीलें आ जाती हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें, ये तो हो गया आपका नागौर जिला। अगला है दोस्तों आपका कि कोठारी नदी पर मेजा बांध कहाँ बनाया गया है? कोठारी नदी पर मेजा बांध है जो कि आपकी भीलवाड़ा जिले में बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आगे देखते हैं तो अगला है आपका कि जिगजोग बांध किस जिले में स्थित है? याद करो दोस्तों, जिगजोग बांध किस जिले में स्थित है? तो बूंदी जिले में। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं तो अगला है आपका कि बीसलपुर परियोजना राजस्थान की किस नदी पर क्रियान्वित की जा रही है? बीसलपुर परियोजना की अगर हम बात करें
तो है जो कि ये बनास नदी पर क्रियान्वित की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका, अगला प्रश्न है कि पांचना सिंचाई परियोजना कौन से जिले में है। याद करो दोस्तों, पांचना सिंचाई परियोजना करौली जिले में। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों आपका कि राजस्थान व भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, राजस्थान व भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। सांबर हो गई। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि सांबर झील की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो सांबर झील की समुद्र तल से औसत ऊंचाई की हम बात करें तो कितनी है, 367 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि हिमावास बांध किस जिले में स्थित है। याद है दोस्तों आपको हिमावास बांध कहाँ पर है, पाली जिले में है। तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। हिमावास बांध है जो कि आपकी पाली जिले में हो गई। वहीं आपका अगला है दोस्तों आपका कि विलास सिंचाई परियोजना किस जिले में है। विलास सिंचाई परियोजना की अगर हम बात करें तो ये 12 जिले की है। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपका कि सावन भादुओ परियोजना का संबंध किस नदी से है। तो सावन भादुओ परियोजना की अगर हम बात करें तो इसका संबंध है जो कि किस नदी से है, आहू नदी से। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सर्वाधिक कमांड एरिया वाले जिले कौन से हैं। अब आप ये सोचोगे कि सर आप तो भूगोल के ही क्वेश्चंस लेकर आ रहे हो, इसमें हमारी पॉलिटी भी है, राजस्थान पॉलिटी भी है, इंडियन पॉलिटी भी है, आर्ट्स की अगर हम बात करें यानी हिस्टोरी की बात करें तो हिस्टोरी भी है इसमें राजस्थान की। वो क्वेश्चन कहाँ गए। मैंने कहा ना दोस्तों, जिस तरीके से आपका सिलेबस है उनके अकॉर्डिंग है जो कि ये मॉडल पेपर हमने तैयार किए हैं। पहले है जो कि आपके मॉडल पेपर भूगोल से संबंधित रहेंगे, उसके बाद जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन बनेंगे उनसे संबंधित इस तरीके से है जो कि तैयार किए, ताकि दोस्तों जो भी आपका एक आध टॉपिक रह गया है ना दोस्तों, सिलेबस के आधार पर जो भी आपने जो अपना सिलेबस तैयार किया है, आपने तैयारी की है, उनके अकॉर्डिंग आपका जो भी एक आधा टॉपिक रह गया है उनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है जो कि इनमें रिकवर होने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला है दोस्तों आपका कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सर्वाधिक कमांड एरिया वाले जिले कौन से हैं। तो बीकानेर और जैसलमेर जिला। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, अगला प्रश्न है कि अजमेर जिले की जीवन रेखा किस बांध को माना जाता है। तो अजमेर जिले की जीवन रेखा है जो कि नारायण सागर बांध को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन दो नदियों के संगम पर है स्थित है जो हरीके बैराज बांध से निकाली गई है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन दो नदियों के संगम पर स्थित है जो हरीके बैराज बांध से निकाली गई है। सतलज व्यास इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी छापना। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि पोंग बांध कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है। पोंग बांध की अगर हम बात करें तो है जो कि व्यास नदी पर। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि माही परियोजना से राजस्थान की कितने जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है। माही परियोजना से है जो कि राजस्थान में कुल 2 जिलों से है जो कि सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि कौन सी परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और एक छापना दोस्तों गुजरात, यहाँ जो कि थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, कौन सी परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। तो सरदार सरोवर परियोजना। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, अगला है कि पिचियाक बांध कहाँ स्थित है। तो पिचियाक बांध की अगर हम बात करें तो ये जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि किस वर्ष राजस्थान नहर का नाम परिवर्तन कर इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कब किया गया। 1984 को है जो इसका नाम परिवर्तन किया गया। ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि राजस्थान में वर्मीक्यूलाइट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। याद करो दोस्तों, अजमेर जिले में होता है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा।
अगला है आपका कि सीसा जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। शीशे जस्ते की अगर हम बात करें तो इसमें है जो कि राजस्थान का कौन सा स्थान है। इसका ऑप्शन मैं नहीं बताऊंगा, इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। आज देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है ना। इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला है आपका, अगला है कि अगला प्रश्न है कि हरा संगमरमर के उत्पादन से संबंधित स्थान कौन सा है। हरा संगमरमर की अगर हम बात करें तो राजस्थान में बाबरमल जिला, बाबरमल उदयपुर जिला इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि बाड़मेर जिले में लिंगनाइट पर आधारित ताप विद्युत परियोजना का कौन सा स्थान कौन सा है। ताप विद्युत परियोजना की हम बात करें तो कपूरडी बाड़मेर, यानी ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपका कि राजस्थान में सबसे अधिक संगमरमर की खानें कौन से जिले में हैं। संगमरमर की खान की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक खान है जो कि आपकी राजसमंद जिले में। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपका कि राजस्थान के नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। नाथरा की पाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है जो कि आपका लौह एशक अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपका कि राजस्थान में कैल्साइट के सर्वाधिक भंडार किस जिले में स्थित है। कैल्साइट की अगर हम बात करें तो उदयपुर जिला इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि जावर माइंस कहाँ है। याद करो दोस्तों, जावर माइंस की अगर हम बात करें तो ये उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि एशिया का सर्वश्रेष्ठ सीसा जस्ता भंडार कहाँ पाया जाता है। एशिया का सर्वश्रेष्ठ सीसा जस्ता भंडार है जो कि आपके रामपुर अगुचा कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चन को दोस्तों आपको नोट करके लिखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से एकदम कतई जहर साबित होने वाला है। एशिया का सर्वश्रेष्ठ सीसा जस्ता कहाँ पर है, रामपुर अगुचा, और रामपुर अगुचा है आपके भीलवाड़ा में है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि लादेरा साकोण क्षेत्र खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लादेरा साकोण की अगर हम बात करें तो है जो कि तो आपका लादेरा साकोण टंगस्टन के लिए। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपका जिला जयपुर है। और राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या आपसे पूछे तो छाप के रखिएगा 6,85,48,437। हालांकि आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछ सकता, लेकिन थोड़ी भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि 6,85,00,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका कि राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला याद करो दोस्तों, जैसलमेर जिला है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में पुरुष साक्षरता सबसे अधिक है। पुरुष साक्षरता की अगर हम बात करें तो इसमें है जो कि झुंझुनू जिला इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। पुरुष साक्षरता की हम बात करें तो झुंझुनू जिला छापना दोस्तों। कितनी है पुरुष साक्षरता, 86.9% है जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और महिला साक्षरता की अगर पूछे तो जयपुर और कोटा छापना, और पुरुष साक्षरता है जो कि झुंझुनू जिला हो गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका कि भारत की जनसंख्या जनगणना 2011 में कौन सा स्थान है। तो 8वां स्थान है। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। सरसों की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। तो सरसों का सर्वाधिक उत्पादन है जो कि आपके भरतपुर जिले में होता है। भरतपुर जिला छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है जो कि थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है दोस्तों, भरतपुर जिला इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक कपास अगर आपसे पूछे तो हनुमानगढ़ जिला छापना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका कि राजस्थान में पान की खेती सर्वाधिक कहाँ पर की जाती है। पान की खेती की बात करें तो बताओ दोस्तों, करौली जिला इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे भी छाप के रखना दोस्तों, पान की खेती को दक्षिणी राजस्थान में बजेड़ा भी कहा जाता है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि सूरतगढ़ कृषि फॉर्म कितनी हेक्टेयर भूमि पर है।
तो 12,140 हेक्टेयर भूमि पर है। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला गया? याद करो दोस्तों, झालावाड़ जिले में खोला गया। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि जैतसर कृषि फॉर्म कहाँ स्थित है? जैतसर कृषि फॉर्म की अगर हम बात करें तो याद करो दोस्तों कहाँ पर है? गंगानगर जिले में है। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि भारत का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म कौन सा है? कौन सा दोस्तों? सूरतगढ़ है। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर है जो कि हमारा पार्ट ए खत्म हो चुका है। टॉपिक वाइज आपके मॉडल पेपर हैं। अब हम शुरुआत करते हैं पार्ट बी की। इसमें है जो कि कुल आपके 40 प्रश्न रहने वाले हैं। तो इसमें भी आपका आंकलन कर लेते हैं कि कितने आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, कितने आपके क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि राजस्थान नगर पालिका में एक साल में न्यूनतम कितनी बैठक होती है? तो राजस्थान नगर पालिका में एक साल में न्यूनतम है जो कि 6 बैठक होती है। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपका कि किस समिति का अध्यक्ष कितने दिन अनुपस्थित रहता है? तो उसकी अनुपस्थिति में नगर पालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उसकी बैठक बुलाकर उस पर कार्यवाही करेगा। किसी भी समिति दोस्तों याद है ना, नगर पालिका की कुल कितनी समितियां थी मैंने आपको बताया था। तो किसी भी समिति का अध्यक्ष है जो कि लगातार वो कितने दिन अनुपस्थित रहता है, तो नगर पालिका का या तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उसकी बैठक बुलाएगा और उस पर कार्यवाही करेगा। तो कितने दिन लगातार है जो कि 15 दिन अगर अनुपस्थित रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका कि नगर पालिका की धारा 66 में कौन सी एक आईपीसी की धारा जुड़ी हुई है? याद है दोस्तों आपको 1860 की धारा 21। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान नगर पालिका में भूमि से जुड़ी भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा कौन सी है? याद करो दोस्तों कौन सी धारा है? धारा 90 ख है। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि नगरीय भूमि और संपत्तियों की अभिलेखों का संचालन किस धारा के अंतर्गत होता है? याद करो दोस्तों धारा 75 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला है कि नगर पालिका में वित्त आयोग से जुड़ी धारा कौन सी है? तो याद है दोस्तों आपको कौन सी धारा है? तो धारा 76 से 90 के बीच में है जो कि वित्त आयोग से जुड़ी हुई धारा है। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका की बाह्य कर से संबंधित धारा कौन सी है? तो याद करो दोस्तों कौन सी धारा है? धारा 102। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि राजस्थान नगर पालिका में करों को परिवर्तन करने की प्रक्रिया किस धारा में दी गई है? याद है दोस्तों आपको? जल्दी से बताइए किस धारा में दी गई है? तो धारा 110 में दी गई है। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका में अवस्थित प्रमुख गैर सरकारी संगठनों के कितने प्रतिनिधि होंगे? तो याद है दोस्तों आपको कितने प्रतिनिधि होंगे? जल्दी से बताइए। 6 प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में कौन कार्यरत होगा? याद करो दोस्तों लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में है जो कि नगर परिषद होगी। ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि जल प्रणाली की शक्ति नगर पालिका की किस धारा में दी गई है? तो याद है दोस्तों आपको धारा 216 में दी गई है। ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि अगर कोई गांव नगर पालिका घोषित कर दिया जाए तो कौन सा अधिनियम लागू नहीं होगा? अति महत्वपूर्ण सवाल है, याद करो दोस्तों। 1994 का अधिनियम लागू नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों आपका कि नगर पालिका में निर्वाचन के जो आरक्षण का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? याद करो दोस्तों अनुच्छेद 334 में। तो ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा।
चलिए, वहीं आपका अगला प्रश्न है कि नगर पालिका में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति व कार्यों का उल्लेख किस धारा में दिया गया है? याद करो दोस्तों, धारा 16 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, वहीं आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि नगर पालिका में निर्वाचन के समय होर्डिंग या दोस्तों पोस्टर लगाने पर विशेष प्रतिबंध रहेगा, इसका उल्लेख किस धारा में शामिल है? याद करो दोस्तों, धारा 23 में शामिल है, तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका में समिति के अध्यक्षों से संबंधित धारा कौन सी है? याद करो दोस्तों, कौन सी धारा है, तो जल्दी से बताइए। धारा 57, ऑप्शन नंबर सी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि कौन सी दो धारा निर्वाचन की अयोग्यता से संबंधित है? तो याद करो दोस्तों, कौन सी धारा? धारा 28 से 29 के बीच में ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि कोई व्यक्ति नगर पालिका का सदस्य और दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की सदस्यता एक साथ धारण करता है, तो इस पर विशेष प्रतिबंध रहेगा, इसका उल्लेख किस धारा में दिया गया है? तो इसका उल्लेख है जो कि धारा 42 में दिया है, ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है दोस्तों आपका कि नगर परिषद में कौन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा? याद करो दोस्तों, कौन करेगा? तो सभापति, ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता और ठोस प्रबंधन का मुख्य कर्तव्य नगर पालिका की किस धारा में शामिल है? तो याद करो दोस्तों, धारा 45 में शामिल है, ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अगर नगर पालिका का अध्यक्ष कोई बैठक नहीं बुलाता है तो मुख्य कार्यपालिका कितने दिन में बैठक करवा सकती है? याद करो दोस्तों, अगर है जो कि 10 दिन है जो कि नगर पालिका का अध्यक्ष कोई बैठक नहीं बुलाता है, तो मुख्य कार्यपालिका अधिकारी है जो कि बैठक करवा सकती है, ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका में नागरिक समस्या को सुझाव देने का प्रावधान किस धारा में है? जल्दी से बताइए दोस्तों, किस धारा में है? तो धारा 52, ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका के सदस्य और दोस्तों समिति की संख्या कितनी होती है? याद करो दोस्तों, कितनी संख्या होती है? तो 10 संख्या होती है, ऑप्शन नंबर ए छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि धारा 54 के तहत वार्ड समिति एक से अधिक कब होगी दोस्तों? याद करो दोस्तों, अगर जनसंख्या 3 लाख से अधिक है तभी हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों आपका कि नगर पालिका में वार्ड समिति के सामान्य कर्तव्य किस धारा में शामिल है? याद करो दोस्तों, किस धारा में शामिल है? तो धारा 60 में शामिल है, ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि आईपीसी की धारा 21 का संबंध नगर पालिका की किस धारा से है? किस प्रकार दोस्तों घुमा घुमा कर आपको प्रश्न पूछ रहा है। याद करो दोस्तों, आईपीसी की धारा 66 है जो कि 66 का संबंध नगर पालिका की धारा 21 से है, तो ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आईपीसी की धारा 21 का संबंध नगर पालिका की धारा 66 से है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ऐसी समस्त संपत्ति जिसको राज्य सरकार ने विशेष अधिनियम से दोस्तों आरक्षित नहीं की हो, वो है जो कि नगर पालिका में निहित होगी, इसका उल्लेख किस धारा में दिया गया है? याद करो दोस्तों, धारा 68 में दिया है, ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भूमि के अनिवार्य अर्जन से संबंधित धारा कौन सी है? याद करो दोस्तों, कौन सी धारा है? तो धारा 71, ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय किस धारा में दिया गया है? तो याद करो दोस्तों, धारा 76 इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए छापना। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका का बजट प्रांकलन तैयार करना किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। बजट प्रांकलन की अगर हम बात करें तो धारा 87 छापना ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका का मुख्य अधिकारी कब आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रांकलन तैयार करेगा। याद करो दोस्तों कब करेगा, तो 15 जनवरी से पूर्व ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3 नगर पालिका की किस धारा में है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, धारा 73 में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नगर पालिका की वित्तीय स्थिति सुधारने के बारे में किसे सिफारिश करेगी। तो नगर पालिका अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए है जो कि किससे सिफारिश करेगी, जल्दी से बताइए दोस्तों, राज्यपाल से। ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अध्याय 5 का संबंध किससे है। याद करो दोस्तों, अध्याय 5 का संबंध है जो कि नगर पालिका की वित्त और निधि से है। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि अध्याय 7 में कुल कितनी धाराएं हैं। याद करो दोस्तों, अध्याय 7 की अगर हम बात करें तो 101 से 140 के बीच में है जो कि धाराएं आती है। ऑप्शन नंबर ए छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार की कोई संपत्ति अगर प्रयोजन उपयोग हेतु काम में ली जाती है तो कर में विशेष छूट होगी, ऐसा उल्लेख किस धारा में शामिल है। याद करो दोस्तों, धारा 107 में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि नगर पालिका के सूचना का प्रारूप संबंधी धारा कौन सी है। याद करो दोस्तों, कौन सी धारा है, धारा 117। ऑप्शन नंबर सी छापना इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अगर किसी व्यक्ति ने नोटिस तामील के 15 दिन के भीतर दोस्तों न भुगतान की हो और न ही अपील की हो तो नगर पालिका की कौन सी अनुसूची में है जो कि वारंट जारी किया जाएगा। याद करो दोस्तों, 5वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि औद्योगिक इकाइयों के जल निकास प्रबंधन से संबंधित विशेष उपबंध किस धारा में दिया गया है। याद करो दोस्तों, धारा 218 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वहीं दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न है कि नगर पालिका को कार्यभार सौंपने का दायित्व किस धारा में दिया गया है। इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। ठीक है दोस्तों, ये होगी आज की हमारी क्लास, यानी आज का मॉडल पेपर हमने 120 नंबर का कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, इसमें है जो कि कुल 80 नंबर के आपके जीके के क्वेश्चंस थे और 40 है जो कि नंबर के पार्ट बी नगरपालिका अधिनियम से संबंधित क्वेश्चंस थे। ठीक है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आप बताना दोस्तों कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। कुल आपके लिए 30 मॉडल पेपर लाने वाले हैं, तो इन मॉडल पेपर को ढंग से निकालना और अपना आंकलन करना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।